हेलो एवरीवन, हमारी क्लास में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम कवर करेंगे मई मंथ की क्रॉनिकल मैगजीन। इसमें हमने नेशनल, इंटरनेशनल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, यूपी स्पेशल, खेल, सार संक्षेप, ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिकी। इसमें आर्थिकी हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले हम डिटेल्ड न्यूज कवर करेंगे, फिर उसके बाद आर्थिकी के वन लाइनर फैक्ट देखेंगे। डिटेल्ड न्यूज आपको पेज नंबर 20 पे मिलेगी और वन लाइनर पेज नंबर 56 और 7 मिलेगी। और इसमें हम करंट अफेयर्स उसी सीक्वेंस में कवर करेंगे जिस सीक्वेंस में बुक में दिया हुआ है। अगर आप हमारे साथ ये मैगजीन कवर करना चाहते हैं तो इसको खोल लीजिए और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ डिस्कस हो रहे हैं आप उनको हाईलाइट करते चलिए, ताकि एग्जाम के पहले लास्ट टाइम के रिवीजन में आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक, राजनीतिक तनावों के बावजूद भारत की विकास दर 7.1% रहेगी। और ये किसने कहा है? S&P ग्लोबल ने। S&P ग्लोबल क्या है? ये एक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्या करती है? जो आर्थिक पूर्वानुमान लगाती है, रिस्क एनालिसिस यानी कि जोखिम का विश्लेषण करती है और इस जोखिम के विश्लेषण के आधार पर नीतियों की सिफारिशें प्रदान करती है, यानी कि पॉलिसी का रिकमेंडेशन करती है, जो कि वैश्विक निवेशकों और नीति निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण रेफरेंस पॉइंट के रूप में काम करता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, S&P ग्लोबल एक इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि एनालिसिस करती है रिस्क का और आर्थिक पूर्वानुमान लगाती है, यानी कि वो विभिन्न प्रकार के सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के एनालिसिस के बाद ये बताती है कि वृद्धि दर कितनी हो सकती है, घाटा कितना हो सकता है ना। और जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ उनका प्रॉफिट ज्यादा है, कहाँ उनका प्रॉफिट कम है, ये सारी चीजें ये करती हैं और उनको एक तरीके से ये रेफरेंस प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इसने ये अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी के विकास की दर 7.1% रहने का अनुमान है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के 7.6% के मुकाबले मध्यम है। और इसने क्या बोला है कि मजबूत घरेलू मांग रहेगी, निरंतर निर्यात रहेगा और निजी निवेश स्थिर वृद्धि विकास को समर्थन करेंगे, यानी कि जो ग्रोथ रहेगी वो स्टेबल रहेगी। और उपभोक्ता मूल्य महंगाई लगभग 4.3% पर नियंत्रित रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी। और एशिया प्रशांत क्षेत्र में, एशियन पैसिफिक एरिया में चाइना को छोड़कर 2026 में विकास दर 7.5% तक सुधरेगी। ठीक है, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी विकास का दर अनुमान क्या है? तो यह है 7.1%। इसमें आप एक शब्द ये भी ऐड कर सकते हैं कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान S&P ग्लोबल के हिसाब से क्या है? तो यह है 7.1%। विभिन्न प्रकार की एजेंसियां हैं, जैसे कि S&P ग्लोबल है और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो कि जीडीपी का पूर्वानुमान पहले से लगाते हैं। तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि आप किसका पढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे S&P ग्लोबल का पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? देखिए, यह वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है ताकि बाजार की कीमतों में गिरावट की स्थिति में उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा सके। इसकी गणना कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी कि CACP की सिफारिशों पर की जाती है। यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य ऐसा मूल्य होता है जिसमें एक मिनिमम रेट फिक्स कर दिया जाता है जिसपे सरकार उसको खरीदती है, उससे नीचे पे नहीं खरीद सकती है। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि गेहूं की फसल बोई गई है, अब उसका MSP निर्धारित कर दिया है 2400 रुपए प्रति क्विंटल, इससे नीचे सरकार नहीं खरीदेगी। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लीजिए किसी वर्ष अगर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया है, तो जब आपने ये पढ़ा भी है इकोनॉमिक्स में कि जब सप्लाई बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस गिर जाता है ना, तो उसमें तो किसानों का घाटा हो जाएगा क्योंकि उनका लागत मूल्य भी नहीं निकलेगा। तो सरकार किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य
का कॉन्सेप्ट लाया है, जिसके तहत वो पहले से ही डिसाइड कर देती है कि इससे कम में वो अगर दाम गया तो इससे कम में वो नहीं खरीदेगी। जैसे कि अगर 2400 प्रति क्विंटल डिसाइड हो गया है तो सरकार किसानों से उसी दर में उनका माल खरीद लेगी। तो ये चीज याद रखेगा। तो इसी के लिए कच्ची जूट के लिए सरकार ने एमएसपी के मूल्य को समर्थन मंजूरी दे दी है। ठीक है, और इसमें क्या है कि कच्चे जूट का एमएसपी 5,925 प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये याद रखिएगा। अगर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो ऐसे पूछ सकता है कि कच्चे जूट TD3 ग्रेड का एमएसपी 5,925 प्रति क्विंटल तय किया गया है और ये उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 61.8% का रिटर्न भी सुनिश्चित करता है। इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है? जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मूल्य सहायता कार्यों के लिए सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में काम करना जारी रखेगी और इस निर्णय से वेस्ट बंगाल, असम, बिहार जैसे प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों के किसानों को लाभ होगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कच्चे जूट के लिए मूल्य सहायता कार्यों के लिए सरकार की नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करेगा? तो ये काम करेगा जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नोट कर लीजिए इसको। पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों के लिए रिलीफ योजना। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि रिलीफ योजना है किसके लिए? तो ये निर्यातकों के लिए है। ठीक है, इसके अलावा और क्या याद रखेंगे आप कि रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है? इसमें दिया हुआ है आपकी बुक में। रिलीफ मींस रेजिलियंस लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। क्या है ये? resilience logistics intervention for export facilitation। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखिए, एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत ईपीएम के तहत या ईसीजीसी बीमा वाले निर्यातकों को संघर्ष संबंधी नुकसान के लिए 100% तक का अतिरिक्त जोखिम कवरेज देगा। अब ये ईसीजीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। यह भारतीय निर्यातकों को व्यवसायिक और भू राजनैतिक जोखिमों के खिलाफ निर्यात ऋण बीमा सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और एमएसएमई के लिए भी इसमें लाभ रहेगा। गैर बीमित एमएसएमई निर्यातक असाधारण माल ढुलाई और बीमा सरचार्ज के 50% तक, जिसमें अधिकतम 50 लाख रुपए तक शामिल है, इसकी प्रतिपूर्ति का दावा भी कर सकते हैं। और इसमें लक्षित क्षेत्र कौन कौन से हैं? यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल आदि पश्चिमी एशियाई देशों को जाने वाले ये सारे मालों को कवर करता है। यानी कि यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इजराइल और जो वेस्ट एशियाई देश को जो भी माल जाता है ये उसको कवर करता है रिलीफ योजना। याद रखिएगा। अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रिलीफ योजना मुख्य रूप से किन क्षेत्रों को जाने वाले माल को कवर करता है? तो ये कवर करता है पश्चिम एशियाई देशों को। यह भी याद रखिएगा कि ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन के तहत ईसीजीसी बीमा वाले निर्यातकों को संघर्ष संबंधी नुकसान के लिए 100% तक का अतिरिक्त जोखिम कवरेज देता है। आगे बढ़ते हैं। भारत का वस्तु और सेवा निर्यात वृद्धि हुआ है। अप्रैल से फरवरी 25-26 के दौरान कुल निर्यात 5.79% की वृद्धि के साथ 790.86 बिलियन अमेरिकन डॉलर पहुंच गया है और वस्तु निर्यात 402.93 बिलियन डॉलर। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि जो गुड्स एक्सपोर्ट है वो 402.93 बिलियन डॉलर और जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो 387.93 बिलियन डॉलर हो गया है। और अगर हम आयात की बात करें
तो आयात रहा है 900.51 बिलियन डॉलर, जिसमें गुड्स इंपोर्ट हुआ है 713.53 बिलियन डॉलर, और बाकी सर्विस इंपोर्ट रहा है। ठीक है, और अगर हम इसमें क्षेत्रवार वृद्धि देखें कि कौन कौन सी सेक्टर की चीजों में वृद्धि हुई है, तो यह इंजीनियरिंग वस्तुओं में लगभग 90% की वृद्धि हुई है, और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के निर्यात में 10.37% की वृद्धि हुई है। ये याद रखिएगा, कभी कभी इसको क्रम में लगाने के लिए पूछ लेता है एग्जाम में। चीन, स्पेन और यूएई के बाजारों में भारतीय निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज करी गई है। ठीक है, अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के दौरान भारत का कुल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है, तो ये बढ़ा है 5.79%। अब इस न्यूज के लास्ट में देखिए आपको दिया होगा ट्रेड बैलेंस, व्यापार संतुलन। ये क्या होता है? ये किसी देश के कुल निर्यात और आयात के मूल्यों के बीच का अंतर होता है, और ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक प्रमुख घटक होता है जो किसी देश की आर्थिक स्थिति, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। ठीक है, ट्रेड बैलेंस क्या होता है कि ये जो टोटल एक्सपोर्ट होता है और जो टोटल इंपोर्ट होता है उनके बीच का ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है यानी कि घाटा हो रहा है, लेकिन अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट कम है तो मतलब आप सरप्लस में हो। ये चीज याद रखिएगा। एफडीआई निवेश नियमों में बदलाव। अब उन विदेशी कंपनियों को स्वचालित मार्ग यानी कि ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से भारत में निवेश करने की अनुमति है जिनमें चीनी हिस्सेदारी 10% तक है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इस कदम का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और उन वैश्विक फंडों के लिए निवेश आसान बनाना है जिसमें चीनी निवेशकों की अल्पतम हिस्सेदारी है यानी कि कम हिस्सेदारी है। और ये छूट केवल तभी लागू होगी जब विदेशी निवेशकों के पास कंपनी के प्रबंधन या निर्णयों में नियंत्रण ना हो। और ये डील चीन, हांगकांग, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों में पंजीकृत कंपनियों पर लागू नहीं होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा आप। हाईलाइट कर लीजिए इसको। और ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? ऑटोमेटिक रूट का अर्थ होता है कि विदेशी निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए भारत सरकार या आरबीआई से पहले से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विदेशी कंपनियों को स्वचालित मार्ग से भारत में निवेश की अनुमति में चीनी हिस्सेदारी की सीमा क्या तय की गई है? 10% तय की गई है। ये याद रखिएगा। बड़ी कंपनियों के लिए न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता नियमों में संशोधन हुआ है। देखिए, प्रतिभूति अनुबंध विनिमय नियम 1957 में संशोधन करते हुए कुछ बड़ी कंपनियों के लिए आईपीओ के समय एमपीएस को 5% से घटाकर 2.5% तक कर दिया है। एमपीएस क्या है? न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता। सेबी नियमों के अनुसार भारत में सूचीबद्ध कंपनियों में प्रमोटरों के अलावा आम जनता की कम से कम 25% हिस्सेदारी होनी चाहिए जिससे बाजार में तरलता और पारदर्शिता बनी रहे। ठीक है, तो ये एमएसपी को 5% से घटा के कितना कर दिया गया है? 2.5% कर दिया गया है। ये याद रखिएगा। एमपीएस अनिवार्य 25% एमपीएस प्राप्त करने की समय सीमा के लिए पोस्ट इशू पूंजी के आधार पर श्रेणियों को 3 से बढ़ा के 6 कर दिया गया है। और ये श्रेणियां 1600 करोड़ से लेके 5 लाख करोड़ से अधिक तक की पूंजी के आधार पर निर्धारित की गई है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेबी नियमों के अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों में आम जनता की कम से कम कितनी हिस्सेदारी होनी चाहिए? तो ये 25% होनी चाहिए। इसको याद रखिएगा। भारत अमेरिका को कपास उत्पादन का शीर्ष आपूर्तिकर्ता बना। अमेरिकी कृषि विभाग के अनुसार 2025 में अमेरिका को भारत का कपास उत्पादन निर्यात लगभग 0.6% मिलियन तक पहुंच गया है। चीन में गिरावट आई है। देखिए, अमेरिकी टैरिफ और नियामक प्रतिबंधों के कारण चीन का जो हिस्सा था कॉटन के एक्सपोर्ट में वो गिर के 0.5 मिलियन टन रह गया है। और अमेरिका ने आपूर्ति श्रृंखला में जबरन श्रम से जुड़े आयात को प्रतिबंधित करने के लिए ये कानून लागू करा था। ठीक है, और इससे भारत का क्या लाभ होगा
कि भारत के ऊर्ध्वाधर एकीकृत कपड़ा क्षेत्र ने अंतरराष्ट्रीय ट्रेसेबिलिटी मानक को पूरा करने में मदद करी है। ये याद रखिएगा। अब अगर हम ग्लोबल सिनेरियो देखें तो वैश्विक स्तर पर चीन के बाद भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। सबसे पहले कौन है सबसे बड़ा कपास उत्पादक? चाइना है, फिर कौन है? इंडिया है, फिर थर्ड नंबर पे कौन है? ब्राजील है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमेरिका के कपास उत्पादों की आपूर्ति में भारत ने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? तो भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। बाकी ओवरऑल की अगर हम बात करें कि कॉटन प्रोडक्शन में कौन टॉप पर है, तो सबसे टॉप पे चाइना है, फिर इंडिया है, फिर ब्राजील है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार ने बनाया नया रिकॉर्ड। इंपॉर्टेंट न्यूज है ये, इसको आप मेन से आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन में। 27 फरवरी 2026 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 4.885 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 728.49 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। पीसीएस में डायरेक्ट ये जो यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट दिया है ये देके पूछ लेता है, तो आप इसको याद रखिएगा कि कितना है एग्जैक्ट, तो 728.49 अरब डॉलर है। और इस वृद्धि का सबसे बड़ा योगदान, इसका रीजन क्या रहा है कि सोने के भंडार में 4.141 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है, जो कि 131.63 अरब डॉलर हो गया है। ठीक है, और एफसीए में 561 मिलियन डॉलर की मामूली वृद्धि दर्ज करी गई है। अन्य घटक की अगर हम बात करें तो इसमें स्पेशल ड्राइंग राइट एसडीआर 18.87 अरब डॉलर और आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 4.87 अरब डॉलर रही है। एसडीआर क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट, स्पेशल ड्राइंग राइट, ये आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड द्वारा बनाई गई एक अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है, या किसी मुद्रा नहीं, या कोई मुद्रा नहीं है, बल्कि सदस्य देशों की मौजूदा मुद्रा के आधार पर उनकी संभावित आहरण क्षमता को दर्शाता है। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में हुई रिकॉर्ड वृद्धि में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति का, एसडीआर का, सोने के भंडार का, या आईएमएफ रिजर्व का? तो सबसे ज्यादा योगदान रहा है सोने के भंडार का। फाइनेंशियल ईयर 26 में एफडीआई इक्विटी प्रवाह में 16.6% की वृद्धि दर्ज करी गई है, और भारत में एफडीआई इक्विटी प्रवाह अक्टूबर से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2026 में साल दर साल 16.6% से बढ़कर 12.69 बिलियन डॉलर हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और अगर हम कुल एफडीआई की बात करें तो कुल एफडीआई प्रवाह 13% से बढ़कर 21.52 बिलियन डॉलर हो गया है, और दिसंबर 2025 में ये उच्चतम मासिक प्रवाह दर्ज हुआ है। और टॉप इन्वेस्टर कौन रहा है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि टॉप इन्वेस्टर रहा है सिंगापुर, उसके बाद अमेरिका। ठीक है, सिंगापुर ने कितना इन्वेस्ट किया? 17.6 बिलियन डॉलर, और अमेरिका ने 7.8 बिलियन डॉलर। और सबसे ज्यादा एफडीआई आया कहां पे है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आया है, 15.38 बिलियन डॉलर। इसमें महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा एफडीआई को आकर्षित किया है। और उसके बाद फिर कहां पे आया है? सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में, फिर सेकंड नंबर पर कर्नाटका में, और फिर उसके बाद गुजरात में। इसको याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा कौन से एरिया में आया है एफडीआई? तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में आया है 10.7 बिलियन डॉलर का। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एफडीआई होता क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या किसी एक देश की कंपनी या व्यक्ति के द्वारा दूसरे देश में स्थित किसी व्यवसाय में किया गया निवेश है, जिसमें निवेशकों का उस व्यवसाय के प्रबंधन में सक्रिय नियंत्रण होता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको हाईलाइट कर लीजिए।
अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में भारत में एफडीआई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा है? तो सबसे ज्यादा आया है सिंगापुर से, उसके बाद अमेरिका से आया है। और सबसे ज्यादा कहां पे आया है? तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में आया है, फिर कर्नाटक में आया है और फिर गुजरात में आया है। और कौन से एरिया में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सबसे ज्यादा आया है। कृषि और संबंधित क्षेत्र की जीवीए वृद्धि 2.4 तक गिरने का अनुमान लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कृषि और संबंधित क्षेत्र की जीवीए वृद्धि वास्तविक रूप में 2.4% अनुमानित है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 25 के 4.9% से काफी कम है। और नाम मात्र रूप में कृषि जीवीय वृद्धि में फाइनेंशियल ईयर में केवल 0.3% तक की रहने का अनुमान है, जो कि कमजोर मूल्य प्राप्ति को दर्शाता है। अगर हम बात करें नए आधार वर्ष की, जो कि 2022-23 हो गया है, इसके तहत कुल जीवीए में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़कर कितनी होने की उम्मीद की जा रही है? 18%। ठीक है। अब बेस ईयर क्या होता है? बेस इफेक्ट क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है मुद्रास्फीति या आर्थिक विकास दर की गणना में पिछले वर्ष के उच्च या निम्न स्तर के कारण वर्तमान आंकड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव। टमाटर और नारियल की कीमतों में वृद्धि के कारण खुरदरा खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी 2026 में डिफ्लेशन से बाहर आकर 2.13% हो गया है। कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए आधार वर्ष के तहत कुल जीवीए में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत होने की उम्मीद है? तो यह 18% होने की उम्मीद है। चालू खाता बढ़कर जीडीपी का 1.3% हुआ। वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर $13.2 बिलियन हो गया है और व्यापारिक घाटा Q3 के फाइनेंशियल ईयर 25 के $79.3 बिलियन से बढ़कर $93.6 बिलियन हो गया है। ठीक है। और माल का निर्यात $111.7 बिलियन रहा है, जबकि आयात बढ़कर $205.3 बिलियन हो गया है। और अगर हम आय की बात करें तो ये बढ़कर प्रेषण बढ़कर $36.9 बिलियन और शुद्ध सेवा प्राप्तियां $57.5 बिलियन हो गई है। एफडीआई होता क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है? इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में $24.4 बिलियन की गिरावट आई है। ठीक है, ये याद रखिएगा। विदेशी मुद्रा भंडार से तात्पर्य विदेशी करेंसियों से है, जो डॉलर है, येन है और भी जो विभिन्न देशों की जो करेंसियां हैं उनके रिजर्व में कमी आई है, ये याद रखिएगा। वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारत का चालू खाता घाटा बढ़कर जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? 1.3%। और चालू खाता घाटा होता क्या है, जिसको बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। ये होती क्या है? ये तब होता है जब किसी देश के द्वारा इंपोर्टेड वस्तुओं, सेवाओं और निवेशों का कुल मूल्य उसके द्वारा निर्यात किए गए मूल्यों से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, यानी कि इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है और एक्सपोर्ट कम हो जाता है। इंपोर्ट ज्यादा और एक्सपोर्ट कम। इंपोर्ट ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी मुद्रा है, हमारा जो फंड है वो ज्यादा बाहर जा रहा है। ये देश के बाहरी आर्थिक स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। सकल घरेलू उत्पाद का आधार वर्ष 2022-23 हुआ। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी का आधार वर्ष 2011-12 से बदल के क्या कर दिया है? 22-23 कर दिया है। बेस ईयर होता क्या है? वह साल होता है जिसका इस्तेमाल अर्थशास्त्री भविष्य के सालों की तुलना करने के लिए एक बेंचमार्क या रेफरेंस पॉइंट के रूप में यूज करते हैं। जैसे कि हर चीज में कंपैरिजन 2022 और 23 के हिसाब से होगा। जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो अगर हमें कंपेयर करना हुआ कि कितनी महंगाई हुई है या कितना चीजों का मूल्य घटा है या कितनी वैल्यू किसकी बढ़ी है, तो इसमें हम 2022-23 को बेस मानकर उससे कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? बेंचमार्क होता है। बेंचमार्क या रेफरेंस पॉइंट होता है। और नई श्रृंखला आधुनिक अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए एनआईसी 2025 वर्गीकरण का उपयोग करती है। और
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष भी बदलकर 2022-23 कर दिया गया है, ये याद रखेगा। और सीपीआई 2024 श्रृंखला में डेटा संग्रह के लिए सीएपीआई यानी कि कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू तकनीकी भी पेश करी गई है और इसके तहत रियल टाइम मॉनिटरिंग करी जाएगी और आर्थिक रुझानों के आकलन के लिए जीएसटी संग्रह, बिजली खपत जैसी नई हाई फ्रीक्वेंसी संकेतकों का उपयोग भी किया जाएगा। अब इसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद का नया आधार वर्ष क्या तय किया है, तो ये 2022 और 23 तय किया है, ये याद रखिएगा। पुडुचेरी में पीएमजीकेएवाई के तहत सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी पायलट रूप में चलाई गई है। पीएमजेकेएवाई क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण कृषि अन्न योजना। एक मिनट रुकिए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। गरीब, जी फॉर गरीब, कल्याण अन्न योजना। पच्चीस फरवरी 2026 को पुदुचेरी में डिजिटल रुपए का उपयोग करके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्य सब्सिडी वितरण का पायलट लॉन्च किया गया है। ठीक है, और सब्सिडी का प्रयोग सीबीडीसी टोकन में बदला जाता है और लाभार्थी के वॉलेट में इसको डाल दिया जाता है। सीबीडीसी क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या आरबीआई द्वारा जारी की गई एक डिजिटल मुद्रा है जो कि फिएट मुद्रा का ही एक डिजिटल रूप होता है। ठीक है, फिएट मुद्रा क्या होती है? जैसे अगर हम अभी नॉर्मल करेंसी की बात करें तो ये जो हमारे हाथ में करेंसी अभी है, इसको जो प्रिंट किया गया है तो इसके बैक में गोल्ड रखा गया है। लेकिन फिएट मुद्रा क्या होती है कि जब इसको जारी किया जाता है तो इसको सपोर्ट, इसकी बैकिंग के लिए कोई गोल्ड या कोई अन्य रिजर्व नहीं रखा जाता है, लेकिन इनकी वैल्यू उतनी ही होती है फिएट मनी की जितनी की बाकी मनी की होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी को जारी किया गया है, जिसमें सीबीडीसी टोकन के रूप में रहेगा और टोकन का जो ये वितरण होगा ये ब्लॉकचेन बेस्ड होगा और इसका उपयोग केवल अधिकृत उचित दर दुकानों पे ही किया जा सकता है और ये प्रणाली सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकेगी और धन की एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी सुनिश्चित करेगी, यानी कि कितना पैसा किसके खाते में गया, किसने उस पैसे का कितना उपयोग किया, उससे क्या क्या लिया, प्रॉपर इसको ट्रेस किया जाएगा। ठीक है, जिससे कि जो सब्सिडी का मनी है, जैसे कि बहुत अभी क्या होता है कि अभी नॉर्मल फॉर्म में आता है तो बीच में बहुत लोग उस पैसे को खा लेते हैं या बहुत लोगों में वो डिवाइड होता है। जिसको एक्चुअल में पहुंचना है सब्सिडी वो उसका फायदा नहीं ले पाता है। लेकिन अगर ये ऐसे डिजिटल करेंसी के रूप में रहेगा तो प्रॉपर एक एक पैसे का इसमें मैनेजमेंट रहेगा और प्रॉपर एक एक पैसे को ट्रेस किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से जो सब्सिडी का दुरुपयोग है इसको रोका जा सकेगा, याद रखिएगा। और साझेदार के रूप में केनरा बैंक इसमें शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। अब इससे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सीबीडीसी आधारित खाद्य सब्सिडी वितरण का पायलट प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया है, तो ये पुदुचेरी में लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा इसको। देखिए ये हमारी हो गई डिटेल्ड न्यूज। अब हम कवर करेंगे वन लाइनर, ये आपको पेज नंबर 56 और 57 पे मिलेंगी। डब्ल्यूटीओ के अनुसार 2026 के लिए वैश्विक वस्तु व्यापार वृद्धि दर का अनुमान कितना लगाया गया है? 1.9। आरबीआई का मध्यम अवधि रणनीतिक ढांचे की बात करें तो इसके लिए 2026 से 2029 के लिए लॉन्च किए गए इस ढांचे का नाम क्या है? उत्कर्ष 3.0। अब इसमें आप ये याद रखिएगा, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में मध्यम अवधि रणनीतिक ढांचे के लिए उत्कर्ष 3.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसको आरबीआई ने लॉन्च किया है।
मार्च 2026 में आरबीआई ने विनियामक मानदंडों का पालन न करने के कारण 36 नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज का पंजीकरण यानी कि प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है और 9 ने इसमें अपनी मर्जी से सरेंडर कर दिया था। एसबीआई ने सीमा पार सौदे और पूंजी प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए जापान के सबसे बड़े ऋणदाता एमयूएफजी के साथ साझेदारी करी है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि एसबीआई ने किसके साथ साझेदारी की है? एमयूएफजी बैंक। कहां का है ये? जापान का। किसने किया है? क्रॉस बॉर्डर सौदे और पूंजी प्रवाह को बढ़ाने के लिए। फिनटेक और बैंकिंग क्षेत्र में आरबीआई के प्राधिकरण की हम बात करेंगे। हाल ही में आरबीआई ने क्रेड को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए अंतिम प्राधिकरण प्रदान कर दिया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और आरबीआई ने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के प्रमोटरों को नॉन कॉर्पोरेटिव फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी के माध्यम से हिस्सेदारी रखने की अनिवार्यता से छूट देकर सीधे शेयर रखने की अनुमति दे दी है। और 7 मार्च 2026 को एसबीआई द्वारा विशेष रूप से सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन की राशि $500 मिलियन तक लॉन्च करी गई है। किस लिए है ये? महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सिंडिकेटेड सोशल टर्म लोन, इसकी राशि $500 मिलियन लॉन्च करी है। किस लिए? तो महिला आर्थिक सशक्तिकरण के लिए। किसने लॉन्च करी है? एसबीआई ने लॉन्च करी है। क्रिसिल के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए भारत की अनुमानित वृद्धि दर क्या रहेगी? 7.1% रहेगी। और अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि S&P ग्लोबल के हिसाब से क्या रहेगी? 7.1 ही रहेगी। नोमुरा ने पश्चिम एशिया संघर्ष और उच्च ऊर्जा कीमतों के जोखिम के कारण भारत की फाइनेंशियल ईयर 27 की जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को घटा के 7% कर दिया है। आरबीआई के नए दिशा निर्देशों के तहत अधिकतम सीमा कर पश्चात पैट का 75% है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख वन लाइनर थे। ये हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक कवर हो गया है। इसको आप पढ़िए, रिवाइज करिए। जितना ज्यादा रिवाइज करेंगे आपको उतना ज्यादा लर्न होगा। और इसके बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।